नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से दो इम्पोर्टेंट और मेजर चेंजेस हुए जो जीएसटी में इम्प्लीमेंट हो गए हैं और ये एक्टिव होने वाले हैं अप्रैल महीने 2025 से। तो ये दोनों जो अपडेट है, दोनों जो चेंजेस है क्या है, आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप जीएसटी का काम करते हैं, जीएसटी का प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं ये दोनों अपडेट क्या है और इस अपडेट को लेकर आपको क्या करना चाहिए। जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला अपडेट जो है हम लोग जो अप्रैल से इम्प्लीमेंट होने वाला है वो डिस्कस करने वाले हैं ई इनवॉइसिंग को लेकर। अब जैसे कि आपको पता है कि ई इनवॉइसिंग जो है बड़े लेवल से शुरू, यानी कि बड़े टर्नओवर से शुरू हुआ था। धीरे धीरे अब ये जो टर्नओवर का जो लिमिटेशन है कम होता जा रहा है, यानी कि ओवरऑल गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि सभी के लिए जो इनवॉइसिंग है कंपलसरी कर दिया जाए। तो उसी ग्रेजुअली उसी राह में अब क्या है 10 करोड़ तक आ गई है कंपनी। तो अब क्या है कि जिस कंपनी का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, लेकिन अब इसमें क्या है जो अपडेट है वो उसमें अब डेडलाइन जो है इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है। ऐसे टैक्स पेयर जिनका जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनको अब क्या है इनवॉइसिंग के लिए अपने इनवॉइस को 30 दिनों का ही समय दिया जाएगा। अपने मन मर्जी से 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना कभी भी वो अपलोड कर दिया करते थे और उसी हिसाब से अपना रिटर्न भी अपलोड कर दिया करते थे। इससे क्या होता है, कंप्लायंस गैप आ जाता था। कंप्लायंस गैप आने यानी कि कंप्लायंस लेट से होने से कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी रिसिपिएंट को दिक्कत होती थी। अब इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अब आपका डेट ऑफ इनवॉइस से लेकर 30 दिनों तक आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर में आपको अपना इनवॉइस जो है आईआरपी पे चढ़ा देना होगा। ये क्या होगा, इससे इंश्योर होगा कि रियल टाइम कंप्लायंस होगा, जैसे मैंने बताया। और रियल टाइम कंप्लायंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईटीसी जो है उसके लिए डिनाई हो जाता है। अगर आप सही समय पर रिटर्न नहीं दीजिएगा तो रिसिपिएंट के लिए दिक्कत हो जाता है, आईटीसी उसको नहीं मिल पाता है। तो ये दो रीजन है इसके कारण जो है अब ये टाइम लिमिटेशन 30 डेज कर लिया गया है। इसको आप एग्जांपल के लिए समझे कि कोई कंपनी है जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है 15 करोड़ का है और उसने 2 लाख का बेसिक अमाउंट का एक इनवॉइस रेज किया जिसपे 36,000 का जीएसटी इन्वॉल्व है। इनवॉइस का डेट हो गया 5 तारीख 2025। अगर वो कंपनी जो है 5 मई 2025 को अपलोड करती है अपना इनवॉइस, तो क्या सिनेरियो होगा, अगर वो लेट करती है यानी कि 5 मई ना करके 10 मई को अपलोड करती है आईआरपी पे, तो क्या उसका ये 36,000 का जो आईटीसी है वो मिल पाएगा। मान लीजिए इनवॉइस डेट, आपका इनवॉइस का डेट है 5 अप्रैल 2025, ये इशुएंस हुआ इनवॉइस का। अब 5 अप्रैल से लेकर 5 मई इसके अंदर में आपका 30 डेज का आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मिलता है। तो 5 अप्रैल से लेकर 5 मई तक ये 30 दिनों का आपका समय मिलेगा, यानी कि 5 मई 2025 से पहले पहले आपका जो है आईआरपी पे आपका जो पोर्टल पे है वहाँ पे चढ़ा देना होगा, यानी कि ई इनवॉइसिंग कर देना होगा। तब जाके आपका जो आईटीसी जो है ना वो आप उसको अवेलेबल होगा आपके लिए और उसे आप क्लेम भी कर पाइएगा। तो अगर आप उसको नहीं टाइम पे करते हैं, मान लीजिए उसी इनवॉइस को हम लोग 5 मई को ना करके 10 मई को अपलोड करते हैं अपने आईआरपी पे, तो क्या आपका आईटीसी मिलेगा? तो इस केस में आपको भाई यहाँ पे जो आईटीसी है वो नहीं मिलेगा। आपका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका 30 डेज से बियॉन्ड हो जाएगा। ऐसे केस में आपको आईटीसी गवर्नमेंट नहीं देगी, आपका आईटीसी जो है पूरा लैप्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 30 डेज वाला अपडेट जो है 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसको आप ध्यान रख के अपना ई इनवॉइसिंग करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चेंजेस जो 1 अप्रैल 2025 से चालू हो गया वो है जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 में। अब जीएसटीआर 7 जीएसटीआर 8 क्या है, ये होता है टीडीएस का। जैसे आपको पता है कि नया अपडेट 1 अप्रैल से आ गया है। अब जिसका टीडीएस बनता है मेटल स्क्रैप का अगर परचेज है, जैसे आपको पता है कि मेटल स्क्रैप का अगर आप परचेज करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से और मेटल स्क्रैप का जो वैल्यू है 2.5 लाख से ज़्यादा होता है, तो अब आपको उसका पेमेंट में टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस आपको काटना पड़ेगा कितना %? एट द रेट ऑफ
2% का TDS आपको काटना पड़ेगा। और ये TDS जो है आपको अपने GSTR एक रिटर्न आपका है 7, उसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये फाइल होने के बाद जिसका TDS कटा है उसको आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो ये अप्रैल महीने से इम्प्लीमेंट हो गया है, इसीलिए अब GSTR 7 पोर्टल पे लाइव हो गया है, जहाँ पे अपडेट आ गया है। बहुत से टेबल जो है अपडेट कर दिए गए GSTR 7 में, टेबल 3 टेबल 4 एनहांस कर दिया है। CGST AGST IGST आपको डिटेल वहाँ पे किस तरह के किस कंपोनेंट में कैसे देना है, TDS अमाउंट क्या रहेगा, ब्रेकअप सारा कुछ वहाँ पे अपडेट कर दिया। सिमिलरली TCS के लिए आपका फॉर्म वहाँ पे दे दिया गया है, अगर TCS अगर कलेक्ट होता है तो आप उसके लिए भी वहाँ पे आप अपडेट आ गया है फॉर्म। अब उस पर आप अपने जो TCS और TDS का जो डिडक्शन है उस हिसाब से रिटर्न दिखाइएगा और उसी हिसाब से आप अपना उसका कंप्लायंस कंप्लीट करिएगा। इसको अगर एग्जांपल के लिए TDS और TCS दोनों के लिए एग्जांपल अगर लें तो जेल प्राइवेट लिमिटेड डिडक्ट करता है 2000 रुपया, एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपया का आपका पेमेंट करता है, उस पर 2% काटता है 2000 रुपया, ठीक है। इसमें क्या है 18,000 रुपया का GST इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये 1 लाख के ऊपर 1 लाख का मान लीजिए यहाँ पे इन्वॉइस है, चलिए हम लोग एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं 1 लाख का इन्वॉइस है जिसपे कि 18,000 रुपया का GST इन्वॉइस, ये जो है GST है, ठीक है। अब 18,000 GST है, अब जो TDS काटेगा 1 लाख रुपया पे 2% के हिसाब से, यानी कि ये 2,000 रुपया जो है TDS काट लिया अगला। अब 2,000 रुपया का इसमें 1,000 CGST और 1,000 AGST 1-1 करके ये कटेगा। अब इसके लिए GSTR 7 5 होगा, GST अमाउंट को छोड़कर TDS काटेगा। अब क्या है कि GSTR 7 में रिपोर्ट कर दिया 1,000 रुपया 1,000 कर दिया CGST AGST इंश्योरिंग रुपीज 18,000 इज एन पार्ट ऑफ द TDS बेस, यानी कि TDS के लिए आपका जो GST का अमाउंट है उसको बेस मत नहीं माना जाएगा, जो बेस वैल्यू है इनवॉइस का एक्सेप्ट GST उस पर TDS आपको काटा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने पेमेंट जो किया TDS का, TDS आपने डिडक्ट किया 2,000 रुपया, 1 लाख का इनवॉइस वैल्यू था, 1 लाख का इनवॉइस वैल्यू पे आपने यहाँ पे 2,000 रुपया TDS काट लिया, 1 CGST AGST 1,000 करके, ये GST एक्सक्लूड करके GST के ऊपर आपको TDS नहीं काटना है। अब इसको चीज़ को आप GSTR 7 में रिपोर्ट करिएगा अपने। अब GSTR 7 में रिपोर्ट करने के लिए आपको उसके लिए ध्यान रखिएगा, अलग से रजिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा। GST का आपको यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पोर्टल पे, जैसे एज ए डिडक्टर के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन GST का रजिस्ट्रेशन जैसे वैसे लेना पड़ेगा। उसके बाद आप GSTR 7 फाइल कर पाएंगे और GSTR 7 में आप ये दोनों 1,000 रुपया यानी कि CGST AGST रिपोर्ट करेंगे और वो जो है क्रेडिट जो है रिसिपिएंट को मिलेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि ये GST का अमाउंट इसमें एक्सक्लूड होगा, GST इस पे जो अमाउंट है GST पे कोई आपको TDS नहीं काटना है, ठीक है। तो ये दो जो मेजर अपडेट है, आई होप आपको क्लियर दोनों चीज़ हो गया। कहीं के भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और भी कोई दूसरा कोई डाउट है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जो अप्रैल महीने से इम्प्लीमेंट हो गई है और जो कि आपको कंपलसरी विदाउट फेल इम्प्लीमेंट कर लेना होगा, नहीं तो फ्यूचर में जाकर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको दिक्कत आ सकती है कंप्लायंस में। तो आपको ये अपडेट कैसे लगी, क्या सोचते हैं आप, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल के साथ बना देना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।